केन्या वर्सेस नेपाल पहले वनडे गेम की अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं पहला वनडे गेम कंप्लीट हुआ और कहना होगा इसमें जीत जो है वो नेपाल को एट द एंड मिली है। जी हाँ, अगर जीत की बात करें तो नेपाल को यहाँ पर जीत 7 विकेट से मिली है। काफी कंफर्टेबल विन यहाँ पर हुआ है एट द एंड। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वनडे मैच जो मैच हुआ है घटा है किस तरीके का, अगर एनालाइज करने के लिए हम उतरे तो क्या कुछ निकल कर आता है इस मैच से। कुछ अच्छे पॉइंट्स केन्या के लिए, कुछ अच्छे पॉइंट्स नेपाल के लिए, कुछ कंसर्न्स केन्या के लिए और कुछ कंसर्न्स नेपाल के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर टॉस जीतकर बात करें तो सबसे पहले केन्या ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बिल्कुल सही फैसला था क्योंकि इन वनडे गेम्स में से आपको कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव क्रिकेट की जरूरत थी। आपके प्लेयर्स ज्यादा बैटिंग करते वो इंपॉर्टेंट था, तो आपने जगह टॉस जीतकर पहले बैटिंग लिया है तो बिल्कुल सही फैसला आपका रहा है। वहीं पर अगर नेपाल टॉस जीतता और वही पहले बैटिंग लेता तो वही बिल्कुल सही फैसला और वही सही फैसला होता, इसमें कोई दौराय नहीं है और उम्मीद थी कि वो भी पहले बैटिंग ही लेते। सबसे पहले केन्या के लिए बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन एंड कहना होगा जो हमने 5 की प्लेयर्स की बात की थी केन्या में उसमें से 3 टॉप जरूर चले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 ऐसे प्लेयर रह गए जो इन ओवर्स का, खास करके शुरू के 10 ओवर की अगर हम बात करें तो वहां पर केन्या क्या उस 10 ओवरों में फायदा उठाने में कामयाब रहा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 ओवर को अगर आप देखेंगे तो शुरू के 10 ओवर में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है केन्या। जिस तरीके से नया बॉल पेसर ने घुमाया, खासकर सोमपाल कामी और करण केसी ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई शुरू के 10 ओवर में, बहुत अच्छी क्वालिटी बॉलिंग जो हम समझ सकते हैं सोमपाल और करण से, कोई दोहराय नहीं है इसमें। 41 फॉर 3 ये 10 ओवर का स्कोर था जिसमें सुखदीप, आपके एलेक्स ओबांडा, इतने बड़े प्लेयर जो 0 पे आउट हुए और नेल्सन ओडेम्बो उन्होंने भी सिर्फ 2 रन बनाए। जिस तरीके से कोच ने कहा था कि हम इनको लाए हैं, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयरों को भी अपनी टीम में रखा है, वो कुछ नज़र नहीं आया। अगर पहले मैच की बात करें, पहले वनडे की बात करें, अगर उसमें देखा जाए 10 ओवर में 41 पे 3 विकेट, शुरू में ही ऐसा हाल बैकफुट पे पूरी तरीके से केन्या को भेज दिया नेपाल के बॉलर्स ने। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है। 60 बॉलें आपने खेली और तो उसके उस 60 बॉलों को खेलने के लिए आपको 3 प्लेयर्स की जरूरत पड़ गई, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं केन्या के लिए एक नेगेटिव पॉइंट इस वनडे गेम में रहा है। अच्छा मौका था कि आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं, खास करके टॉप 3 जो प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलते तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। यानी उसके बाद 11 से 40 ओवर के फेस में अगर हम बात करें, जैसे कि एक चीज़ हम अगर कहें कि वनडे गेम्स में जो वनडे गेम्स है आपका 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन, ये तीनों मिलकर अगर 150 बॉलें खेलने में, मिनिमम 150 बॉलें खेलने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा टोटल भी आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा यानी आपकी टीम ने कम्पिटिटिव खेलने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। 1 डाउन भी कहीं ना कहीं जल्दी आउट हो गए, लेकिन यहाँ पर हुआ 2nd, 3rd और 4th डाउन की अगर हम बात करें, वो फेस यहाँ कैसा रहा जब 11 से 40 ओवर के बीच में एक शतकीय साझेदारी हुई। आप उस इनिंग को कैसे देखते हैं राकिब और कॉलिंस हो गए? बिल्कुल, देखिए इरफान करीम ने भी थोड़ा सा कोशिश की, स्टार्ट थोड़ा सा जैसी अच्छा जा रहे थे, टच में थे, लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से वो आउट हुए, वो उनकी इनिंग को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सीधी बॉल क्रॉस द हैंड खेलने गए हैं, क्लीन बॉल, बस तो उन्होंने जज गलत किया, शॉट गलत किया। तो आपको बॉल के हिसाब से खेलना होता है और आप बहुत सीनियर प्लेयर है टीम के, तो आपको तो मालूम ही है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मिड फेस में केन्या ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। जिस तरीके से जो मिड फेस था, 11 से 40 ओवर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 180 बॉलों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगा था कि शायद 3 विकेट गिर गए हैं तो शायद 40 ओवर तक आते आते 7-8 विकेट गिर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लान और था। राकिब पटेल और बात करें हम कॉलिंस का, ह्यूजली एक्सपीरियंस प्लेयर ये दोनों अपनी टीम के लिए, और करके दिखाया इन्होंने। 130 रन की पार्टनरशिप, 49 पे लास्ट विकेट गिरा इनका, 4था विकेट गिरा इरफान करीम का, उसके बाद जब 5वां विकेट गिरा तो 130 रन की पार्टनरशिप हुई और ओवर्स भी तकरीबन 28-29 ओवर इन दोनों ने खेले साथ में। बहुत ही बड़ी एक पार्टनरशिप हुई, बहुत ज़्यादा पिच पर टाइम स्पेंड किया, जो इनको बहुत फ़ायदा देगा आने वाले वक्त पर। 2 बैट्समैन को, मैं पूरी टीम को नहीं कहूँगा, सिर्फ इन 2 लोगों को कहूँगा, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली वहाँ पर खेल रहे थे अपने इनिंग। और 177 पे 4, 40 ओवर के बाद ये स्कोर था जिसमें कि 136 रन बने इस
मिड फेस में और 1 विकेट सिर्फ यहाँ पर नेपाल गिरा पाया। बहुत बहुत स्ट्रगल किया नेपाल के अदर बॉलर्स ने सोमपाल और करण के अलावा। बिल्कुल, और इस फेस की बात करें तो यार डेफिनेटली इरफान करीम एक अच्छी इनिंग को मिस आउट कर गए। उन्हें अच्छा स्टार्ट मिल गया था, बहुत अच्छा मौका था, वो 80-90 बॉलें खेलकर यहाँ पर एक अच्छी इनिंग खेल सकते थे। वो डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंट होंगे खुद से भी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका था आज कि मैं आज रन्स कर पाता, जो राकिब पटेल और बॉलिंग से मैंने करके दिखाया। 179 पे 4 विकेट थे, 77 पे 4 विकेट थे 40 ओवर में। उसके बाद यहाँ सिर्फ 218 रन के अंदर किस तरह से पूरी की पूरी टीम सिमट गई। इस फेस को आप किस तरह से देखें? बिल्कुल, और जैसे ही पार्टनरशिप ब्रोक हुई आपकी राकिब पटेल की, जैसे ही राकिब पटेल आउट हुए उसके बाद तो पिच पर किसी ने कुछ किया ही नहीं। सचिन बुदिया 26 रन उन्होंने ज़रूर बनाए, उन्हीं की बदौलत थोड़ा बहुत जो टीम है वो पहुंच पाई 219 तक, वरना तो शायद 200 भी क्रॉस होता हुआ मुश्किल नजर नहीं आता। तो बहुत ही डिजास्टर्स परफॉर्मेंस हुआ है यहाँ पर लोअर ऑर्डर की तरफ से। केन्या की बात करें, किसी ने कोई दमखम नहीं दिखाया, ओवर बचे रह गए, ओवर्स कम से कम खेले जा सकते थे जिससे टीम 230-235 पहुंच सकती थी अगर ऐसा होता और ऊपर का थोड़ा साथ मिलता। लेकिन सुपर फ्लॉप शो लोअर ऑर्डर की तरफ से, सिर्फ 2 बैट्समैन आपके चले, वो भी मिड फेस, उन्हीं की बदौलत निकला। और एक फैक्टर और था कि संदीप लामिछाने वहाँ थे नहीं, वरना शायद और मुश्किल हो जाता, शायद ये भी क्रॉस नहीं हो पाता। पर क्रेडिट कोई नहीं ले रहा है उन दोनों से। पर 218 पे ऑल आउट, 46 रन बने और इसी बीच में 6 विकेट गिरे हैं केन्या। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो मिड फेस था यही कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कुछ सरप्राइजिंग भी नहीं हुआ केन्या की बैटिंग में, जो हमें बड़ा अलग सा लगे कि नहीं ये शॉकिंग चीज़ हो गई, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी लगभग उन्हीं से उम्मीद थी कि हाँ चलेंगे। इरफान करीम, एलेक्स ओबांडा, कॉलिन सोबोया, राकिब पटेल, ये 4 प्राइम प्लेयर थे जो हमने की प्लेयर्स में भी कहे थे। और एलेक्स ओबांडा के अलावा तीनों ने इंप्रेस जरूर किया। इरफान करीम की इनिंग छोटी रही लेकिन इफेक्टिव जरूर रही, उन्होंने तेज तरार शॉट्स भी निकाले और राकिब 100 बॉल उन्होंने खेली है। राकिब पटेल बहुत ज्यादा इनको ये फायदा होगा, खास करके राकिब और कॉलिन्स को। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें यार, डेली क्रिकेट की वापस से वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई साबित हो गई है। और जितने भी लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो अगर रेगुलर सुनते हैं और समझते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 3rd पेसर और 2nd प्योर स्पिनर अगर टीम लगातार इग्नोर करेगी तो हाल कुछ ऐसा होगा। अगर आप सिर्फ काम चलाओ पार्ट टाइम के सहारे टीम में रहना चाहें, टीम को काम चलाना चाहेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये होता नहीं है। आप देखिए करण सोमपाल के 10 ओवर कंप्लीट हुए, उसके बाद टीम को देखिए कितनी ज़्यादा स्कोर की बीच में संदीप लामिछाने के एब्सेंस में, यानी 2nd प्योर स्पिनर का जब बारी आए तो आप देखिए, क्योंकि आपने तैयारी नहीं करा है, आपने ना 3rd पेसर को तैयार किया है ना 2nd स्पिनर को तैयार किया है। और किसी दिन अगर ये नहीं चलते हैं या फिर एब्सेंस होते हैं तो हाल ये होगा। बिल्कुल, केन्या के खिलाफ आपने क्लिनिकल विन कर लिया, लेकिन क्या आपको खुद में बिलीव है कि 219 रन किसी और एशियन टीम के सामने चेस करना इतना आसान होता? वो आपको ही पता है कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसीलिए ये क्या होता है कि जो बॉलर्स आप काम चलाओ यूज कर लेते हैं बीच में, इनसे उनका जरा सा भी प्रेशर नहीं पड़ता है जो सामने के बैट्समैन होते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, जो नॉर्मल ऑलराउंडर्स हैं, जो बस बॉल डाल रहे हैं, करा रहे हैं। कभी कभी आप भी जाहिर सी बात है 100 बॉल डालने का 1 विकेट तो मिलेगा ही, और वही हुआ जब कॉलिन सोबोया ने अपना विकेट गंवाया। तो बॉलिंग बहुत ही ज्यादा पोर रही है, वो भी कई सारे रनआउट्स भी हुए हैं वहां पर, लेकिन सेंटर ऑफ स्टेज करण सोमपाल 6 विकेट निकाले, 2 विकेट रनआउट हुए, शायद 1 विकेट किसी और को मिला है। तो ये पूरा हाल रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। क्लियरली संदीप लामिछाने को पहले ही मैच मिस करने लगी टीम, क्यों? क्योंकि आपने 2nd प्योर स्पिनर और पेसर का जो इस्तेमाल है वो अभी तक तैयारी जो है वो कराई नहीं है। उसके बाद हम बात करें 219 रन जब चेस करने के लिए टीम उतरी तो वहां पर अर्जुन साव और आसिफ शेख बिल्कुल ओपनिंग प्लेयर आए। इस ओपनिंग पार्टनरशिप को आप किस तरह से देखते हैं, खास करके शुरू के 10 ओवर? बिल्कुल बहुत शानदार, और ये इस तरीके से जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं अर्जुन साव, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें अगर आगे जाके मिलती हैं वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस में, होप करते हैं कि अगर मिले ऐसा कुछ तो बहुत अच्छा होगा। 10 ओवर में 57 पे 0 ये स्कोर था, रीड कर रहा था नेपाल का, जो कि उम्मीद ऐसी नहीं थी कि इस तरीके से रीड करेगा, क्योंकि अर्जुन साउथ ने जिस तरीके से T20 में अपना गेम दिखाया, फिर अचानक से यहाँ पर आके वनडे में ऐसा गेम दिखाना, एक यंग प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं होती इतने, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 10 ओवर में 57 पे 0
कोई विकेट नहीं गिरने दिया, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल 60 बॉलों में आपने 57 रन लगाया। और सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं कि जितना भी हमने अभी तक नेपाल क्रिकेट को देखा है 1-1.5 सालों में, जितना भी कोशिश की है डीप जाने की, और अगर मैं इस साल की भी बात करूं तो कई यंग प्लेयर्स को स्क्वाड में लिया गया और कईयों को मौके भी नहीं मिले, बैठ ही रह गए, लेकिन कुछ बहुत लकी रहे कि जिनको मौके मिले हैं। उनमें से ये इकलौते प्लेयर हमने देखे हैं अभी तक, यंग प्लेयर जिन्हें अच्छे खासे मौके मिले हों। ये पहले प्लेयर हमने नेपाल में देखे जब से हमने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है कि इन्होंने जो है अपनी जो क्या कहते हैं उसे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, माफ कीजिएगा वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहा है, पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब। जी हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा वही वर्ड्स मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। ये इकलौते ऐसे यंग प्लेयर हमने देखे हैं नेपाल क्रिकेट टीम में जिन्हें अप्रोप्रिएट मौके मिले हों और वो अपने मौकों को ग्रैब करने में कामयाब रहे हो। एक भी ऐसा यंग प्लेयर हमने नहीं देखा कि जिन्हें मौके मिले उन्होंने ग्रैब किया हो। एक इनिंग में चले हो, 3 इनिंग में नहीं चलते, एक इनिंग में विकेट लिए हो, 4 इनिंग में नहीं मिलते, फिर उनको बाहर ही कर दिया जाता है। स्क्वाड में कुछ ऐसे इनको खिलाया भी नहीं जाता। लेकिन अर्जुन साउथ को जितने मौके मिले हैं, किसी के भी खिलाफ मिले, उन्होंने जबरदस्त तरीके से दोनों हाथों से अभी तक बटोरा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको इंटरनेशनल प्लेइंग इलेवन में ले ले, मैं सिर्फ इस दौरे की बात कर रहा हूँ कि इस दौरे में अगर ग्रैब करने को लेकर देखिए, पहुंच रहा आपको 6 मैच मिले, ग्रैब करने के लिए उन्होंने कुछ भी ग्रैब नहीं किया 6 मैचों में। अर्जुन साउथ को जितने भी मैचेस मिले उन्होंने सब में ग्रैब किया। एंड इस चेस को आगे बढ़ाते हैं। 11 से 40 ओवर के फेस की इनिंग को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसिफ शेख का जबरदस्त बल्ला बोला है, बहुत ज़्यादा। और इस फेस में बहुत काम कंपोज एक अच्छी इनिंग, अटैकिंग इनिंग भी रही है। 90 के स्ट्राइक रेट से आसिफ शेख ने बैटिंग की और 60 के स्ट्राइक रेट से अर्जुन साउथ ने बैटिंग की है। डेब्यू इनिंग थी उनकी लिस्ट अपने वनडे 50 ओवर गेम में। उन्होंने बहुत एक डेप्थ दिखाया, एक कामनेस दिखाया जो यंग प्लेयर में होना चाहिए। ये सब चीज़ें खाली 50-60 रन मारने से नहीं होता। जी हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एज अ ओपनर इतने यंग प्लेयर जो अभी इतने T20 क्रिकेट खेल कर आए हैं, उनकी अगर इस तरह के प्रैक्टिस वनडे गेम्स में 50 ओवर गेम्स में 60-70 की स्ट्राइक रेट और 50+ का स्कोर अपने आप में एक्साइट और इम्प्रेस करता है बहुत ज़्यादा। और बहुत ही अच्छा खेले हैं। इसी तरह खेलें, इसी तरह अच्छा करें जो टीम के काम आए और आपके भी काम आए। आप लोग सब में टैलेंट होता है और अर्जुन साउथ भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आसिफ शेख जबरदस्त, उन्होंने आज सेंचुरी बनाई है, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई है। 110 रन बनाए उन्होंने और 120 बॉलों में 90 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। इसी बीच बहुत अच्छे, बहुत ही इसी स्ट्राइक रेट के साथ अगर बैट्समैन खेलेंगे आप तो बहुत खुश होंगे। बहुत ज़्यादा बहुत ही पसंद है आसिफ शेख, तो खैर इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन पसंद इसलिए है, खाली पसंद नहीं है कि टेक्निक आती है, बिल्कुल, लेकिन आपको टेक्निक के साथ रन्स भी क्रिएट बनाने होंगे, वो आसिफ शेख को बहुत अच्छा आता है, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये पर्सनली। और आज उन्होंने और खुश कर दिया। 188 for 1 ये 40 ओवर का स्कोर था जब रीड कर रहा था। 141 रन की पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए। बहुत हेड्स ऑफ, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई नेपाल की अर्जुन साउथ और आसिफ शेख की। बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आप देखेंगे जो मिड फेस रहा है केन्या का और नेपाल का, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। नहीं। सिर्फ मेरे ख्याल से 5 रन का अंतर है सिर्फ दोनों में। यानी मिड फेस में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेला है। वहाँ राकीब कॉलिंस से संभाला, यहाँ पर आसिफ और अर्जुन का भी हाथ था और उसके बाद थोड़ा बहुत ज्ञानेंद्र भी यहाँ पर इंक्लूड हुए, लेकिन मेनली हाथ अर्जुन और आसिफ का था। दिक्कत जो मैच जो टर्न अराउंड हुआ है वो केन्या के फर्स्ट फेज में, तो फर्स्ट पावर प्ले में 10 ओवर में, और लास्ट के फेज में जहां पर उन्होंने 6 विकेट गंवा दिए, जैसे कि आपने बताया, और सिर्फ 30-35 रन 40-45 रन की टीम कलेक्ट कर पाई। लास्ट फेज में 7.2 ओवर मेरे ख्याल से नेपाल ने बैटिंग की है, उसमें कितने रन जोड़ पाई टीम। और एक चीज यहाँ बहुत अच्छी लगी, 15-20 रन चाहिए थे, लेकिन 15-20-25 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित खुद आए और उसके बाद जब शायद ज्ञानेंद्र आउट हुए तो कोई आदिल या फिर कोई और नहीं कि 5 रन मार के आए हैं, दीपेंद्र को लेके आए। उन्होंने जो बैटिंग ऑर्डर है उसे बिल्कुल सही रखा, इससे एक इंप्रेसिव जरूर नजर बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र मल्ला ने भी थोड़ा कोशिश करी टिकने की, जमने की, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शायद पिच पर टिकाने की कोशिश कर रहे थे वो। बिल्कुल ये माइंडसेट हो सकता है उनका। और 24 रन उन्होंने बनाए 50 बॉलों में। जी हाँ, एक चौका उन्होंने मारा, अपने आप को शायद ढालने की कोशिश कर रहे थे। अगले मैच में हम जरूर बात करेंगे इस चीज को लेकर, अभी नहीं करेंगे, अभी ढालने की कोशिश कर रहे थे। और आपकी ढालने की बात से मुझे आई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 31 बॉलों में 10 या 11 रन थे ज्ञानेंद्र, और उसके बाद आपने बताया 50 गेंदों में उनके 24 के आसपास रन। यानी नेक्स्ट जो फेस है उन्होंने लगभग 13 रन बना दिए और बॉलें सिर्फ 19 लिए। धीरे धीरे वो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा रहे थे शुरू में जमने की बात। तो अगले मैच में जरूर बात करेंगे, अगले मैच में और देखेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद आपने कहा दीपेंद्र सिंह यारी आए, उन्होंने 15 रन बनाए।
बिल्कुल। और आखिरी के ओवरों में 7.2 ओवरों में 43 रन बने नेपाल की तरफ से और आसानी के साथ टारगेट को चेस किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं 289 बॉल्स जो हैं वो केन्या ने इस मैच में फेस की हैं और 284 बॉल्स नेपाल ने फेस की। जैसी बात वो चेस कर रहे थे तो उनके पास ये नहीं था कि वो 300 बॉलें खेल लेते, क्योंकि जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है। 284 बॉल्स खेले, सिर्फ 16 बॉलें ही कम थी और सबने बैटिंग की। गैरिकर मल्ला की बैटिंग आई, आसिफ शेख की तो खैर लाजवाब बैटिंग रही है। अर्जुन सौद ने बहुत इंप्रेस किया है। जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि मैं सिर्फ वनडे टूर की बात कर रहा हूँ कि इनसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब वाला प्लेयर अभी 1 सालों में मैंने नहीं देखा है, जिनको मौके मिले हों और उन्होंने दोनों हाथों से लगा कंसिस्टेंट बेसिस पे बटोरे हों। ये वो अर्जुन सौदी है जिन्होंने लगातार बटोरने की कोशिश की है दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को। खैर, और जहां तक बात है प्लेइंग 11 की, तो हमने शुरू में उसे इग्नोर किया। आप समझ गए होंगे कि प्लेइंग 11 में इग्नोर क्यों किया, क्योंकि वहां पर बात करने के लिए समझ से परे है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स प्लेइंग 11 था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जीत गए वो अलग बात है, लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा, जीतने में भी छोटी छोटी गलतियों को भूलना नहीं चाहिए। ओवरऑल फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। 7 विकेट से नेपाल को यहाँ जीत मिली है, लेकिन सबसे अच्छी बात, कुछ चीजें यहाँ पर लर्न करने लायक है। आसिफ के बल्ले से जबरदस्त शतक निकला है और अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आज के इस वनडे गेम में रही है। तो कह सकते हैं केन्या से ज्यादा नेपाल के लिए बहुत सक्सेसफुल ये मैच रहा है। केन्या के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि केन्या के लिए सिर्फ 2 प्लेयर्स के लिए अच्छा रहा, लेकिन नेपाल के लिए काफी सारे प्लेयर्स के लिए बेहतर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने, अगर आपके ग्रुप्स वगैरह है कोई जहां पर आप क्रिकेट की चर्चा वगैरह करते हैं फ्रेंड्स के बीच में, उनमें भी शेयर करिए, वो भी सुन सके। अगर उन्हें पसंद आए तो वो हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में